ये है Realme 10 Pro Plus और 25,000 के इस फोन में आपको मिलता है कर्व डिस्प्ले। अभी मुझे इस फोन को यूज करते हुए 4 मंथ्स हो चुके हैं, तो आज के इस वीडियो में मैं अपना पूरा 4 मंथ का एक्सपीरियंस इस फोन के बारे में आपसे शेयर करने वाला हूँ और साथ में उन सभी एस्पेक्ट्स के बारे में बात करने वाला हूँ जो कि इस फोन को लेते टाइम आपके बाइंग डिसीजन को अफेक्ट करते हैं। सबसे पहले एट अ ग्लैंस आपको इस फोन के कुछ फीचर्स बताऊं तो इसमें आपको मिलता है एक 6.7 इंच का फुल एचडी कर्व्ड एमोलेड डिस्प्ले जो कि 120 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट के साथ आता है। साथ में डायमेंसिटी 1080 चिपसेट है और साथ में मल्टीपल रैम एंड स्टोरेज वेरिएंट्स में ये फोन अवेलेबल है। पीछे की तरफ 108 मेगापिक्सल का मेन कैमरा है, साथ में 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड है और 2 मेगापिक्सल का मैक्रो लेंस है और डुअल स्टीरियो स्पीकर्स भी है और फ्लैगशिप हैप्टिक एक्सपीरियंस के लिए ओ हैप्टिक्स मिलते हैं। साथ में ये फोन डुअल 5G सिम्स को सपोर्ट करता है। अब सबसे पहले इस फोन के मेन हाईलाइटिंग पॉइंट से ही स्टार्ट करते हैं जो कि है इस फोन का डिस्प्ले। तो इसमें आपको मिलता है 6.7 इंच का फुल एचडी 120 हर्ट्ज कर्व्ड एमोलेड डिस्प्ले जो कि 950 निट्स की ब्राइटनेस, 10 बिट कलर्स और HDR10+ के सर्टिफिकेशन के साथ आता है। साथ में इसमें 360 हर्ट्ज का टच सैम्पलिंग रेट भी है। तो ओवरऑल इस डिस्प्ले के स्पेक्स जितने अच्छे हैं ना, उतनी अच्छी इस डिस्प्ले की क्वालिटी है। इस फोन को डे टू डे और इंटरटेनमेंट पर्पस के लिए यूज करने में मैं तो इस फोन के डिस्प्ले से फुली सेटिस्फाइड था। साथ में 950 निट्स की ब्राइटनेस होने की वजह से जो आउटडोर विजिबिलिटी थी ना, वो भी बहुत अच्छी थी। मैंने काफी बार इस फोन को डायरेक्ट सनलाइट के नीचे भी यूज करा, तो उसमें भी मुझे फोन के डिस्प्ले को देखने में कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। मैं आराम से डिस्प्ले को देख पा रहा था। साथ में आपकी आईज को प्रोटेक्ट करने के लिए इस डिस्प्ले में आपको ट्यूबी रेडलाइन का सर्टिफिकेशन मिलता है और ये एक फ्लिकर फ्री डिस्प्ले है, यानी कि अगर आप लो ब्राइटनेस पे इस डिस्प्ले को यूज करोगे ना, तो ये डिस्प्ले बिल्कुल भी फ्लिकर नहीं करता है। अब फ्लिकरिंग आप ऐसे अपनी आंखों से नहीं देख सकते हो, पर फ्लिकरिंग होती है ना जब, तो उससे आपकी आंखों को नुकसान होता है। और इस डिस्प्ले की कर्व्ड होने की वजह से जो इस फोन को ओवरऑल लुक मिलता है ना, वो तो बहुत प्रीमियम मिलता ही है। साथ में आपको इन हैंड फील भी बहुत प्रीमियम मिलती है और कर्व डिस्प्ले की वजह से बिल्कुल भी इस फोन को देखने में लगता ही नहीं कि ये 25,000 का फोन है। मतलब आराम से ऐसा लगता है कि ये फोन 40 to 50,000 का तो होगा ही, क्योंकि मैंने जितने भी लोगों को ये फोन दिखाया ना, और जिनको नहीं पता था कि ये एक रियलमी का फोन है, तो वो लोग तो इसको सैमसंग की S सीरीज का कोई फोन समझ रहे थे, क्योंकि अभी तक तो आपको मोस्टली सैमसंग के फोन में कर्व डिस्प्ले देखने को मिलता है और इसका तो पंच होल भी बिल्कुल सेंटर में है, बिल्कुल सैमसंग की फोन की जगह। तो ज्यादातर लोग इसको सैमसंग का ही फोन समझते हैं। और ऊपर से इसमें ऊपर और नीचे जो बेजल्स है वो तो इतने ज्यादा थे कि मतलब बिल्कुल ना के बराबर ही बेजल्स है। तो इसलिए ओवरऑल ना ये फोन एक बहुत ही प्रीमियम लुकिंग फोन है और कर्व डिस्प्ले होने की वजह से ना इस फोन में गेमिंग करते टाइम एक बहुत ही अच्छा इमर्सिव एक्सपीरियंस मिलता है। और इस फोन में आप HDR वीडियो भी प्ले कर सकते हो और विदाउट लैग HDR वीडियो प्ले होते हैं इसमें। तो इतने कम प्राइस में कर्व डिस्प्ले देने के लिए रियलमी ने यहाँ पर डिस्प्ले क्वालिटी में कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करा है। तो इस फोन के डिस्प्ले से तो मैं फुली सेटिस्फाइड हूँ, लेकिन इस डिस्प्ले में आपको ना कोई भी गोरिल्ला ग्लास या फिर ऐसी कोई भी प्रोटेक्शन नहीं मिलती है। तो ये डिस्प्ले ना एक बहुत ही फ्रेजाइल डिस्प्ले है, क्योंकि एक नॉर्मल फोन में तो अगर आप के डिस्प्ले में केवल फ्रंट में इम्पैक्ट पड़ेगा तो ही उसके टूटने के चांसेस है, लेकिन इस फोन में आपके फोन में साइड से इम्पैक्ट पड़ने पे भी आपके डिस्प्ले के टूटने के चांसेस है। और एक बार ये डिस्प्ले टूटा ना, तो इस फोन की डिस्प्ले रिपेयर कॉस्ट है 8,000 का आपका नया डिस्प्ले आएगा और प्लस यहाँ पर सर्विस चार्ज इसमें भी ऐड होगा। तो इस नुकसान से बचने के लिए अब आप इसमें टेम्पर्ड ग्लास यूज करोगे, तो मैं आपको बता दूं कि इस फोन का टेम्पर्ड ग्लास जो है ना, इसमें कर्व टेम्पर्ड ग्लास लगता है, तो वो टेम्पर्ड ग्लास भी 300 रुपीज का आता है और ये प्राइस मेरी सिटी की लोकल शॉप का है, जहां पर अगर मैं एक नॉर्मल फोन में टेम्पर्ड ग्लास लगाने जाऊं तो वो 80 रुपीज का आ जाता है, लेकिन इस फोन का टेम्पर्ड ग्लास 300 रुपीज का आता है। और उस टेम्पर्ड ग्लास के साथ जो इस फोन के साथ बॉक्स में कवर आता है ना, अगर आप उसको यूज करोगे तो आप 2-3 बार अगर कभी कवर निकाला आपने किसी काम से, तो उस कवर के साथ टेम्पर्ड ग्लास भी निकल आता है। और मेरा फोन का टेम्पर्ड ग्लास भी मेरे फोन की कवर निकालने के साथ साथ निकल आया। तो आप कर्व डिस्प्ले लेने जा रहे हो तो आपको इस चीज का भी पता होना चाहिए। अब डिजाइन एंड इन हैंड फील की बात करें तो इस फोन का मेरे पास यहाँ पर ये नेबुला ब्लू कलर है। ये फोन हाइपर स्पेस और ब्लैक कलर में भी अवेलेबल है। अब वैसे तो कलर्स की सबकी अपनी पर्सनल चॉइस होती है, लेकिन मैं आपको बताऊं तो इस फोन का नेबुला ब्लू कलर सबसे बेस्ट है। इस कलर में आप देखो तो लाइट पड़ने में ऐसे डिफरेंट सी रेज भी आपको दिखती है और बैक पैनल पे थोड़ा हल्का सा टेक्सचर भी मिलता है। और सबसे अच्छी बात, ये कलर जो है ये मैट फिनिश में अवेलेबल है। अब मैट फिनिश होने से ना इस फोन को पीछे से एक बहुत अच्छा प्रीमियम लुक मिलता है और जो इसका हाइपर स्पेस कलर है वो ग्लॉसी फिनिश में है और जो इसका ब्लैक कलर है वो भी मैट फिनिश में है। और बैक साइड से भी ये फोन थोड़ा सा कर्व्ड है, तो इसकी वजह से ना इस फोन की इन हैंड फील बहुत अच्छी आती है। और ये फोन काफी पतला भी है, इसमें आपको 7.9 mm की थिकनेस मिलती है और क्योंकि ये स्क्रीन साइड और बैक साइड दोनों साइड से कर्व है, तो उसकी वजह से जितना पतला ये फोन है उससे भी ज्यादा पतला लगता है। साथ में काफी लाइट वेट भी है, इसका वेट 176.9 ग्राम्स का है, जो कि बहुत ही कम वेट है। और पता नहीं रियलमी ने 5000 mAh की बैटरी के साथ इस फोन को इतना लाइट वेट कैसे बनाया, क्योंकि नॉर्मली आपको 5000 के mAh बैटरी वाले फोन्स कभी भी बहुत
बहुत लाइट वेट नहीं मिलते हैं, लेकिन ये फोन ना काफी ज्यादा लाइट वेट है। आप जैसे इस फोन को पहली बार अपने हाथ में पकड़ोगे ना, आपको फील होगा कि मतलब बहुत ही ज्यादा लाइट वेट है ये फोन। तो इसकी वजह से भी ना इस फोन की इन हैंड फील बहुत ही अच्छी आती है। और इस फोन में ना आपको एक ही बहुत काम का मल्टी स्क्रीन कनेक्ट वाला फीचर मिलता है, जिससे कि आप अपने फोन को अपने पीसी में कनेक्ट कर सकते हो, जस्ट लाइक एक आईफोन और मैकबुक कनेक्ट होते हैं। और इसके लिए आपको ये पीसी कनेक्ट वाला सॉफ्टवेयर अपने पीसी में भी डाउनलोड करना होगा। तो अब आप देख सकते हो मेरे फोन की स्क्रीन पूरी पीसी में आ गई है और अपने फोन को मैं पीसी में कंट्रोल कर सकता हूँ, ये देखो कुछ इस तरह से। और आप देख सकते हो कि इनपुट लेटेंसी भी बिल्कुल ना के बराबर ही है। और कनेक्ट होने के बाद करीब 5-10 सेकंड के बाद ना आपके फोन की स्क्रीन ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाती है और पूरा फोन आप यहीं से कंट्रोल कर सकते हो और सारे फोन के ऐप्स यूज कर सकते हो, अपने फोन और पीसी के बीच में फाइल ट्रांसफर कर सकते हो जस्ट ड्रैग एंड ड्रॉप करके। और इवन कॉपी टेक्स्ट भी आप अपने फोन और पीसी के बीच में शेयर कर सकते हो। तो ये एक बहुत ही यूजफुल फीचर है इस फोन का। अब UI की बात करें तो इसमें आपको मिलता है Realme UI 4 ऑन टॉप ऑफ Android 13 और इसमें 2 मेजर Android अपडेट्स गारंटी है, यानी कि ये फोन Android 15 तक अपडेट होगा। अब Realme UI एक अच्छा UI है जिसमें कि काफी सारे फीचर्स है, काफी सारे कस्टमाइजेशंस भी आप कर सकते हैं और UI का ओवरऑल लुक एंड फील भी काफी मॉडर्न है और गुड लुकिंग है। और UI का ऑप्टिमाइजेशन भी बहुत अच्छा है क्योंकि 4 मंथ से मैं इस फोन को यूज कर रहा हूँ और इन 4 मंथ्स में मैंने कभी फोन को हैंग होते नहीं देखा और ना ही कभी भी फोन को लैग होते हुए देखा हूँ। और बिल्कुल अभी तक मुझे एकदम स्मूथ एक्सपीरियंस मिला है फोन को चलाने में। और ब्लोटवेयर्स की बात करें तो ब्लोटवेयर्स के नाम में इस फोन में आपको बस Realme के कुछ ऐप्स मिलते हैं और गूगल के कुछ ऐप्स मिलते हैं और इनमें से कोई भी ऐसा कोई बेफालतू का ऐप नहीं है, मतलब ठीक है यूजफुल ऐप ही है। तो ओवरऑल मतलब ब्लोटवेयर आपको बहुत कम मिलते हैं और जब मैंने इस फोन को लिया था ना तब इसमें ब्लोटवेयर थोड़े ज्यादा थे, तो कुछ को तो मैंने अनस्टॉल कर दिया और बाकी कुछ अनस्टॉल नहीं हो पा रहे थे, तो वो एक अपडेट के बाद रिमूव हो गए थे। साथ में पूरी UI में आपको एड्स भी कहीं देखने को नहीं मिलते। जब मैंने फोन लिया था शुरू में तो जो इसके ऐप फोल्डर्स होते हैं ना, उन फोल्डर्स को खोलने के बाद यहाँ पर नीचे कुछ एड्स देखने को मिलते थे, लेकिन फिर एक अपडेट के बाद वो भी ठीक हो गया और अब पूरे UI में कहीं पे भी आपको कोई भी ऐड नहीं मिलता है। साथ में कुछ महीने पहले ये फोन एक कंट्रोवर्सी में फंसा था, वो हॉट एप्स एंड हॉट गेम्स वाली। तो उस चीज को वैसे आप ऐप मार्केट के सेटिंग में जाकर ऑफ कर सकते हो, तो उसके बाद से फिर वो हट जाते नहीं आते हैं। लेकिन इस फोन में मैंने एक हॉट फ्री गेम्स का ये फोल्डर देखा है और इस फोल्डर को आप रिमूव भी नहीं कर सकते हो, लेकिन इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैंने इसको खोल के देखा था तो इसमें जस्ट ऐसे नॉर्मल कुछ गेम्स के सजेशन आपको मिलते हैं, बस उससे ज्यादा कुछ नहीं है, तो उससे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब स्पीकर्स एंड साउंड की बात करें तो इस फोन में आपको डुअल स्टीरियो स्पीकर्स मिलते हैं, जिसमें कि एक स्पीकर बॉटम पे है और एक स्पीकर यहाँ पर टॉप पे है। अब ये जो दोनों स्पीकर्स है ना, ये सिमेट्रिकल स्पीकर्स नहीं है। नीचे वाला स्पीकर थोड़ा ज्यादा बेटर है और ऊपर वाला स्पीकर थोड़ा कम बेटर है, यानी कि नीचे वाला स्पीकर अगर 100% है तो ऊपर वाला स्पीकर उसका 80% है। लेकिन ओवरऑल जो साउंड है इस फोन का वो मुझे अच्छा लगा और जो ओवरऑल फोन का साउंड है ना वो काफी अच्छा है और साउंड के मामले में आपको काफी अच्छा एक्सपीरियंस मिलता है, फिर आप चाहे मूवीज देखो या फिर सॉन्ग सुनो। और बेस जो है वो इसमें आपको एवरेज से मिलता है, मतलब ऐसा थोड़ा काम चलाऊ सा बेस मिलता है और बेस सुनने के लिए आपको वॉल्यूम एटलीस्ट 40% पे तो रखनी पड़ेगा। 40% के नीचे ना इसमें बेस सुनाई नहीं देता है, तो बेस थोड़ा और बेटर हो सकता था। इस रेंज में मैंने बाकी सारे फोन भी सुन के देखे जैसे कि Redmi Note 12 Pro और बाकी सारे फोन्स, तो Redmi Note 12 Pro में भी इससे बेटर बेस आपको मिलता है। अब जो ओवरऑल साउंड है ना वो इस फोन का अच्छा है, लेकिन प्राइस के अकॉर्डिंग थोड़ा और बेटर हो सकता था। अब बेटर क्यों नहीं है उसका एक रीजन है कि इस फोन में आपको Dolby Atmos का सपोर्ट नहीं मिलता है। अब आप 20,000 के ऊपर देखो तो ऑलमोस्ट सभी फोन्स Dolby Atmos के सपोर्ट के साथ आते हैं, लेकिन इस फोन में ना Realme ने Dolby Atmos का सपोर्ट नहीं दिया क्योंकि कॉस्ट कटिंग करना था ना। अब कर्व डिस्प्ले देना है 25,000 में तो कहीं तो कॉस्ट कटिंग करना ही पड़ेगा। इवन Realme 9 Pro Plus में भी Dolby Atmos का सपोर्ट था, तो अगर इस फोन में भी Dolby Atmos का सपोर्ट होता ना तो इस फोन का भी ओवरऑल साउंड थोड़ा और बेटर होता। और Dolby Atmos केवल आपके फोन के स्पीकर का साउंड अच्छा नहीं करता, बल्कि आप अपने फोन पे ईयरफोन्स कनेक्ट करो या फिर अपने स्पीकर को अपनी कार में कनेक्ट करो तो उसमें भी Dolby Atmos की वजह से और बेटर साउंड आता है। और जो साउंड में लाउडनेस है, लाउडनेस मुझे इस फोन की बहुत सही लगी है क्योंकि इस फोन में आपको मिलता है अल्ट्रा वॉल्यूम मोड, जिसमें कि आप वॉल्यूम को 200% पे इंक्रीज कर पाते हो। और फोन लेने से पहले तो मुझे लगा था कि ये फीचर बस एक गिमिक होगा, पर ऐसा नहीं है। ये अल्ट्रा वॉल्यूम मोड सच में काम आता है और काफी काम का है। अब बेसिकली अल्ट्रा वॉल्यूम मोड में होता क्या है ये आपको तब समझ में आएगा जब आप कोई सॉन्ग सुन रहे होगे। तो सॉन्ग सुनते टाइम आप जैसे ही फुल वॉल्यूम से अल्ट्रा वॉल्यूम मोड पे स्विच करोगे ना तो आपको पता चलेगा कि सॉन्ग्स के कुछ इंस्ट्रूमेंट्स है ना उनका साउंड आना बंद हो जाता है। और अल्ट्रा वॉल्यूम मोड में मेनली आपका जो ट्रेवल होता है ना वो बढ़ जाता है और आपकी थोड़ी बहुत म्यूजिक है वो भी बढ़ जाती है। तो ये बेसिकली जो अल्ट्रा वॉल्यूम मोड है ना ये आपके वीडियोस के लिए ही बनाया गया है। मेनली आप इसको वीडियोस में यूज करोगे क्योंकि वीडियोस में आपको जो है वो ट्रेवल ज्यादा चाहिए होता है। और अल्ट्रा वॉल्यूम मोड की वजह से आप इवन नॉइजी इन्वायरमेंट में और पब्लिक प्लेस में बैठोगे ना तो तब भी आप अल्ट्रा वॉल्यूम मोड की वजह से बिल्कुल क्लियरली जो भी आप वीडियो देखना चाहते हो वो आराम से देख सकते हो। और एक और अच्छी बात,
कि इसके अल्ट्रा वॉल्यूम मोड को आप केवल मीडिया वॉल्यूम में नहीं बल्कि इसके रिंगटोन वॉल्यूम में भी यूज कर सकते हो, तो इससे रिंगटोन काफी तेज हो जाता है। और एक बहुत बेसिक और काम की टिप देता हूँ कि इस फोन की सेटिंग में आपको साउंड एंड वाइब्रेशन के अंदर रियल साउंड टेक्नोलॉजी का ऑप्शन मिलेगा, और उसके अंदर आपको ये 4 ऑप्शंस मिलेंगे, स्मार्ट, मूवी, गेम और म्यूजिक। तो इसमें बेस्ट साउंड के लिए आप इसको गेम पे सेट कर देना, क्योंकि स्मार्ट में तो वॉल्यूम काफी कम हो जाता है, म्यूजिक में भी वही हाल है, काफी कम हो जाता है, मूवी में भी उतना सही मुझे नहीं लगा, लेकिन गेम में इसका साउंड काफी अच्छा रहता है, तो इसको आप जरूर से गेम में सेट कर देना बेस्ट साउंड के लिए। अब हैप्टिक्स की बात करें तो इस फोन में आपको मिलते हैं ओ हैप्टिक्स, जो कि आपको ना एक बहुत ही अच्छा फ्लैगशिप लेवल का हैप्टिक एक्सपीरियंस देते हैं। यहाँ पर आपको डिफरेंट टास्क में जिस तरह का आप टास्क करते हो उसके अकॉर्डिंग डिफरेंट वाइब्रेशंस मिलते हैं डिफरेंट इंटेंसिटी के साथ। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊं तो जैसे आप ब्राइटनेस कम कर रहे हो तो उसमें ब्राइटनेस कम या ज्यादा करने टाइम आपको जो हैप्टिक एक्सपीरियंस मिलता है ना, वो बिल्कुल वैसा ही है कि आपको मतलब वैसी फील कराता है कि आप एक स्लाइडर को मूव कर रहे हो। तो ऐसे ही फोन के डिफरेंट जगह पे आपको डिफरेंट वाइब्रेशन इफेक्ट्स मिलते हैं, तो उससे ना ओवरऑल फोन को यूज करने का एक्सपीरियंस और भी ज्यादा अच्छा हो जाता है। और ऐसे हैप्टिक्स ना मैंने अभी तक केवल जो अबव 30,000 के फोन है ना उनमें ही देखे हैं, और इन हैप्टिक्स की वजह से ना आपको गेम्स खेलने में बहुत मजा आता है, क्योंकि जब आप गेम्स खेलते हो आप उसमें डिफरेंट टास्क करते हो ना, तो उससे ना काफी अच्छे डिफरेंट वाइब्रेशन इफेक्ट्स आते हैं, तो उससे ओवरऑल गेमिंग का मजा ना बिल्कुल बहुत अच्छा हो जाता है। और एक और बहुत खास चीज है इसमें कि इसमें जो प्री इंस्टॉल्ड सिस्टम रिंगटोन्स एंड नोटिफिकेशन टोन्स आती है ना, तो उनके साथ आपका जो फोन का वाइब्रेशन है ना वो सिंक हो जाता है। मतलब जैसी आपकी प्री इंस्टॉल्ड रिंगटोन और नोटिफिकेशन टोन्स में जो बीट्स आती है ना, उसके अकॉर्डिंग ही आपका फोन वाइब्रेशन एडजस्ट कर लेता है। और अगर आप कोई अपनी पसंद की रिंगटोन लगाते हो तो उसके साथ फिर वो वाइब्रेशन सिंक नहीं होता है, लेकिन उसके लिए आपको ये 5 वाइब्रेशन इफेक्ट्स मिलते हैं, डिफरेंट वाइब्रेशन इफेक्ट है, तो आप इनको यूज कर सकते हो। और यहाँ पर एक चीज आपने नोटिस किया होगा कि यहाँ पर आपको मेरे फोन में गूगल डायलर देखने को नहीं मिल रहा है, ये कुछ अलग डायलर देखने को मिल रहा है। तो मैं आपको बता दूं कि ये जो है ये है ओ डायलर, और ये ओप्पो का डायलर और प्ले स्टोर पर अवेलेबल है, तो आप इस डायलर को प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो। अब मैंने इस डायलर को इसलिए डाउनलोड करा है ताकि मैं एनोनिमसली कॉल रिकॉर्डिंग कर सकूं, और ये ओ डायलर ना गूगल डायलर से बेटर है। अब गूगल डायलर अनस्टॉल तो नहीं हो सकता, तो वो अभी मेरे फोन में है, लेकिन मैंने अपने डिफॉल्ट डायलर को इस ओ डायलर पे सेट कर दिया हूँ। और हाँ, ये ओ डायलर ना केवल आपको रियलमी, ओप्पो और वन प्लस के फोन में ही चलता है। अगर आप किसी और फोन में सर्च करोगे ना तो प्ले स्टोर में ये डायलर शो ही नहीं होगा। अब बैटरी एंड चार्जिंग की बात करें तो इस फोन में आपको 5000 mAh की बैटरी मिलती है, और बैटरी बैकअप इस फोन का बहुत अच्छा है। आराम से ये फोन पूरे 1 दिन तक चल जाता है, और मेरे यूज में मुझे ऑन एवरेज वही 7.5 to 8 आवर्स का स्क्रीन ऑन टाइम मिला है। तो बैटरी बैकअप तो बिल्कुल इस फोन की वन ऑफ द बेस्ट चीज है। साथ में चार्जिंग के लिए 80 वॉट का चार्जर आपको बॉक्स में मिलता है, लेकिन ये फोन 67 वॉट तक ही चार्जिंग सपोर्ट करता है। तो ऑन एवरेज अगर आप 0 से 100 इस फोन को चार्ज करोगे तो वही 40 to 50 मिनट्स में चार्ज हो जाता है, डिपेंडिंग ऑन कि आपके रूम टेम्परेचर कितना है, क्योंकि अगर फोन ज्यादा हीट होता है तो ऑटोमेटिकली चार्जिंग स्पीड कम हो जाती है, तो इसलिए 40 to 50 मिनट्स लगते हैं इस फोन को 0 से 100 होने में। लेकिन मैं तो मोस्टली 50% के अराउंड चार्जिंग पर लगा देता हूँ फोन को, तो 50% से 90% होने पे इस फोन को अराउंड 15 to 20 मिनट्स लग जाते हैं। तो इतने अच्छे बैटरी बैकअप के साथ इतनी फास्ट चार्जिंग बिल्कुल एक किलर कॉम्बिनेशन है। साथ में ओवरनाइट आइडल ड्रेन भी इस फोन का केवल 5 to 7% ही है। अब परफॉर्मेंस की बात करें तो इस फोन में आपको Dimensity 1080 चिपसेट मिलता है, साथ में LPDDR4X रैम है और UFS 2.2 स्टोरेज का सपोर्ट है। अभी इस 4 मंथ के यूसेज में ना तो ये फोन कभी लैग हुआ ना ही कभी हैंग हुआ। साथ में आपके सारे डे टू डे टास्क तो ये फोन आराम से हैंडल कर ही सकता है, लेकिन कुछ हैवी टास्क जैसे कि वीडियो एडिटिंग और हैवी गेमिंग भी ये फोन आराम से कर लेता है। PUBG न्यू स्टेट में इस फोन में 90 FPS का सपोर्ट है, लेकिन बैटलग्राउंड्स मोबाइल इंडिया में करेंटली 90 FPS का सपोर्ट नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि जल्दी उसमें भी 90 FPS का सपोर्ट आ जाएगा, क्योंकि जब न्यू स्टेट में है तो BGMI में भी आ ही जाएगा। साथ में BGMI आप इस फोन में HDR ग्राफिक्स तक में खेल सकते हो। अब कैमरे की बात करें तो यही एक ऐसा सेगमेंट है कि जहां पर Realme ने इस फोन में सबसे ज्यादा कॉस्ट कटिंग करी है, और हो सकता है कि आप में से बहुत सारे लोग तो इस सेगमेंट को देखने के बाद इस फोन को लेने का प्लान ही कैंसिल कर दो। तो इस फोन में आपको मिलता है एक 108 मेगापिक्सल का मेन कैमरा, जो कि Samsung HM6 सेंसर के साथ आता है, और f1.75 इसका अपर्चर है। साथ में एक 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड लेंस है, जिसमें कि आपको Sony IMX355 सेंसर मिलता है, और ये 112 डिग्रीज वाइड है। साथ में एक 2 मेगापिक्सल का मैक्रो लेंस है और 16 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा मिलता है। अब इस फोन का कैमरा ना बिल्कुल डुअल पर्सनैलिटी के साथ आता है, क्योंकि डे टाइम में ये कैमरा आपको बहुत अच्छी फोटोज निकाल के देता है। मतलब डे टाइम की फोटोज तो आपको बिल्कुल इसकी देख के लगेगा कि मतलब क्या ही बढ़िया कैमरा है,
लेकिन वहीं अगर आप इसकी इंडोर और नाइट टाइम वाली फोटोज देखोगे ना तो आपको लगेगा कि मतलब बिल्कुल एक एवरेज सा कैमरा है। तो खैर अभी आप जो है इसकी डे टाइम वाली फोटोज देख रहे हो और फोटोज देख के आप बिल्कुल समझ पा रहे होगे कि काफी अच्छा कैमरा है इसका। फोटोज में डिटेल्स अच्छी है, कलर्स अच्छे हैं, कलर्स आपको को देखने में अच्छे लगते हैं और ओवरऑल फोटोज भी देखने में काफी अच्छी लगती है। और जो फोटोज की क्वालिटी है वो बिल्कुल एक 25,000 के फोन के हिसाब की है। लेकिन अब वहीं आप ये इंडोर और नाइट टाइम वाली फोटोज देखो तो ये फोटोज देख के आपको बिल्कुल समझ में आ रहा होगा कि इसका कैमरा बिल्कुल एक एवरेज सा कैमरा है और ये नाइट टाइम और इंडोर्स में उतनी अच्छी फोटोज निकाल के नहीं देता है। और ऐसा होने का ना मेन रीजन ये है कि इस फोन में आपको एक सैमसंग का सेंसर मिलता है। अब अगर इसी की जगह एक सोनी का सेंसर होता ना तो यहाँ पर डे टाइम की फोटोज तो अच्छी आती ही, साथ में इंडोर और नाइट टाइम की फोटोज भी काफी अच्छी आती है और तब जो कैमरा क्वालिटी निकल कर आती है ना वो बिल्कुल एक 25,000 के फोन के हिसाब की होती। साथ में एक बेसिक टिप आपको देता हूँ, इसको हमेशा याद रखना कि कभी भी अगर आप एक फोन ले रहे हो जिसका कि कैमरा आपके लिए बिल्कुल टॉप प्रायोरिटी है, आपको बिल्कुल एक अच्छा कैमरा चाहिए, तो हमेशा वो फोन लेना जिसमें कि आपको सोनी का सेंसर मिलता हो, क्योंकि सोनी के सेंसर ज्यादा बेटर होते हैं एज कम्पेयर टू सैमसंग के सेंसर। और अगर आपके फोन में एक सोनी के सेंसर है ना तो आप उसकी कैमरा क्वालिटी कभी भी डिसअपॉइंट नहीं होगे। साथ में आप ये कुछ अल्ट्रा वाइड फोटोज भी देखो तो ये भी बिल्कुल एवरेज सी है। अब 8 मेगापिक्सल का सेंसर है तो फोटोज तो ऐसी एवरेज सी रहना ही है। लेकिन वहीं आप ये अगर नाइट टाइम के शॉट्स देखो तो ये नाइट टाइम के शॉट्स भी काफी अच्छे निकल कर आ रहे हैं। तो इसका रीजन ये है कि इसके अल्ट्रा वाइड कैमरे में आपको सोनी का सेंसर मिलता है और सोनी का सेंसर लो लाइट में भी अच्छी फोटोज निकाल कर देता है। तो इसी वजह से इसकी अल्ट्रा वाइड लेंस वाली फोटोज भी काफी डिसेंट निकल कर आ रही है नाइट टाइम में। और इस फोन से आप 4K वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हो अप टू 30 FPS और 1080p वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हो अप टू 60 FPS। और स्लो मोशन आपको इस फोन में 120 FPS, 240 FPS, 480 FPS और 960 FPS के मिलते हैं। और स्लो मोशन की बारे में एक चीज कहूंगा कि इसके स्लो मोशन ना काफी स्मूथ निकल कर आते हैं। इवन 960 FPS वाला स्लो मोशन भी काफी स्मूथ है। और वहीं स्टेबलाइजेशन में भी रियलमी ने बहुत ही भयंकर कॉस्ट कटिंग की है इस फोन में कि इस फोन में आपको OIS यानी कि ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन नहीं मिलता है, जो कि आपको 25,000 के प्राइस के ऑलमोस्ट सभी फोनों में मिलता है। लेकिन इसमें आपको EIS यानी कि इलेक्ट्रॉनिक इमेज स्टेबलाइजेशन जरूर मिलता है। अब OIS हार्डवेयर लेवल पे होता है और EIS सॉफ्टवेयर लेवल पे होता है। तो वैसे इसका EIS अपना काम काफी अच्छे से करता है। अभी आप सामने एक सैंपल देख पा रहे होगे तो उससे आप जज कर रहे होगे कि स्टेबलाइजेशन इस फोन का अच्छा है। लेकिन हाँ, OIS होता तो स्टेबलाइजेशन और बेटर होता है, क्योंकि EIS तो बस वीडियो में काम करता है ना, लेकिन OIS आपके वीडियो और फोटो दोनों में काम करता है। और एक और बात, EIS जब आप ऑन कर लोगे ना तो EIS ऑन करने के बाद आप वीडियो में जूम नहीं कर सकते हो। साथ में फ्रंट कैमरे की बात करें तो फ्रंट कैमरा तो भाई इसका बिल्कुल बिलो एवरेज है, क्योंकि डे टाइम में तो ये फ्रंट कैमरा बिल्कुल ठीक ठाक सी परफॉर्मेंस दे देता है, लेकिन इंडोर्स में ना ये कैमरा बिल्कुल एवरेज सी फोटोज और वीडियो निकाल कर देता है। आप ये एक बाजू में एक और फोन का सैंपल देख रहे हो जिसकी की फ्रंट कैमरा क्वालिटी इससे बेटर है। अब मैं आपको 3 सेकंड दे रहा हूँ, आप गैस करो कि ये कौन सा फोन हो सकता है, क्योंकि अभी मैं आपको जब ये फोन बताऊंगा ना तो आप बिल्कुल शॉक हो जाओगे। तो ये दूसरा फोन है रियलमी का खुद का Realme 3 Pro। मतलब आप देखो कि यहाँ पर Realme 3 Pro Realme 10 Pro Plus से बेटर फ्रंट कैमरा लेके आता है। इन दोनों फोन में ऑलमोस्ट 3 इयर्स का डिफरेंस है और Realme 3 Pro 14,000 का था और Realme 10 Pro Plus 25,000 का था। स्टिल Realme 3 Pro बेटर कैमरे के साथ आता है। अब ये चीज तो बिल्कुल एक्सेप्टेबल नहीं है। वैसे EIS का सपोर्ट आपको इसके फ्रंट कैमरे में मिलता है, तो फ्रंट कैमरे से भी आप बिल्कुल स्टेबलाइज्ड वीडियो निकाल सकते हो। तो एट लास्ट अब कंक्लूजन पर आ जाए तो अंडर 25,000 ये एक बढ़िया फोन है, जस्ट एक ये कैमरे वाले सेगमेंट में ही पीछे रह जाता है। और कैमरे का क्या हाल है वो तो मैंने आपको बता ही दिया है। और अभी 8 जून को ही Realme 11 सीरीज भी लॉन्च होने वाली है और 11 Pro सीरीज में भी कैमरे के मामले में कुछ खास एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ। हो सकता है कि आपको ऑलमोस्ट यही वाली परफॉर्मेंस मिले, क्योंकि अगेन उसमें भी एक सैमसंग का सेंसर यूज होने वाला है और इस बार 200 मेगापिक्सल का सेंसर यूज होने वाला है। तो अगेन रियलमी एक सेंसर को छोड़ के मेगापिक्सल के नंबर्स के पीछे भाग रहा है, और एक अच्छा सेंसर छोड़ के मेगापिक्सल के नंबर्स के पीछे भागने से क्या रिजल्ट होता है वो तो आपने इस फोन में देख ही लिया है। और 11 Pro सीरीज में तो रियलमी को कर्व डिस्प्ले के साथ 200 मेगापिक्सल का सेंसर 25,000 के अंदर फिट करना है। तो हो सकता है अब रियलमी 11 Pro सीरीज में इस फोन से भी ज्यादा कॉस्ट कटिंग करे, 11 Pro Plus आपको 25,000 के ऊपर देखने को मिले। तो ठीक है, अब 11 Pro Plus कैसा होता है ये तो हमें 11 Pro Plus के लॉन्च होने के बाद ही पता चलेगा। अभी खैर इस फोन की बात करें तो अंडर 25,000 में बिल्कुल रिकमेंड करूंगा, आप इस फोन को ले सकते हो। ओवरऑल ये एक बहुत अच्छा फोन है, जस्ट इसका कैमरा एवरेज सा है। तो अगर आपका फोन लेते टाइम टॉप प्रायोरिटी में कैमरा है कि मतलब आपको कैमरा बिल्कुल एक बढ़िया चाहिए, तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि फिर आप इस फोन को मत लें, आप थोड़ा सा निराश हो जाओगे। लेकिन अगर आपको 25,000 के अंदर एक अच्छा प्रीमियम एंड गुड लुकिंग फोन चाहिए और कैमरा आपको एवरेज से चल जाएगा, तो फिर डेफिनेटली मैं आपको रिकमेंड करूँ कि फिर उस केस में आप इस फोन को ले सकते हो। तो चलो फिर अब इस वीडियो में इतना ही रखता हूँ और फिर मिलूंगा आपसे ऐसे किसी वीडियो में। तब तक ये वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।